Unlock your full potential. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, क्लास 12th की जो स्ट्रेटेजी वीडियो हमने बनाई थी, उसके बाद क्लास 11th के कुछ बच्चों की फरमाइश थी कि सर क्लास 11th का भी थोड़ा हमें रोड मैप बताइए कि किस तरह से हम प्रिपरेशन करें, कौन सी यूनिट किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि हम मैक्सिमम अपने एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो इसके अंदर एक बार सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे, क्या-क्या आपके सिलेबस में है, कौन-कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो ईज़ी हैं, स्कोरिंग हैं, जो आप ईज़िली कर सकते हो, किसके लिए थोड़ा-सा आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो 12th में भी आपके काम आएँगे और उसके अलावा क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या पॉइंट हैं, क्या-क्या गलतियाँ हैं, जो आप लोगों को नहीं करनी है और क्या आपको करना चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई आपका सिलेबस क्या है, तो इस साल सिलेबस में थोड़ा-सा चेंज है। सिलेबस के अंदर इस साल आपकी यूनिट 8 नहीं है, 7 यूनिट कर दी गई हैं। हालाँकि जो बुक्स आपके पास होंगी उसमें शायद 8 यूनिट ही होंगी, क्योंकि बुक अपडेट नहीं की गई हैं तब तक जब तक वो सिलेबस आया था। तो लास्ट ईयर वाला जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बुक आपको आपके पास होंगी अवेलेबल। तो एनीवे, जो हम आपको कंटेंट कराएँगे वो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराएँगे। तो सबसे जो पहली यूनिट है आपकी, नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। इसके 10 मार्क्स का ये टॉपिक है। ठीक है, ये पूरी यूनिट 10 मार्क्स की है। दूसरी दूसरी यूनिट अलजेब्रा है। सबसे जो महंगी यूनिट है आपके सिलेबस में वो है अलजेब्रा। ठीक है, 18 मार्क्स की ये यूनिट है पूरी। 18 मार्क्स की ये यूनिट है पूरी। उसके बाद आता है कैलकुलस। 12 मार्क्स है। कैलकुलस के मार्क्स बेशक यहाँ पर कम हो, लेकिन ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12 मार्क्स। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये एक अलग यूनिट है। 10 मार्क्स की ये यूनिट है। डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स 10 मार्क्स का है। उसके अलावा बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये 15 मार्क्स का है। तो सेकंड सबसे महंगी यूनिट है वो है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, 15 मार्क्स। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज़रा मार्क्स के मामले में बात करें तो सबसे गरीब है। ठीक है, 5 नंबर का ये टॉपिक है। हालांकि कोई छोटा टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेट लाइन आता है जो काफ़ी लंबा टॉपिक है। अब इनके अंदर क्या-क्या है, वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे जो पहली यूनिट हमारी थी 10 मार्क्स की। इसके अंदर आप पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर्स। नंबर्स में पढ़ेंगे आप बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। बहुत ईज़ी टॉपिक है। इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस आप इसमें पढ़ेंगे, या आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नाम से टॉपिक था। ठीक है, तो वही है, उसी का एक्सटेंशन है। कुछ थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ गए। लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम, ये आप नया टॉपिक पढ़ेंगे। लॉग आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, लॉग कैसे यूज़ करना है, एंटी लॉग कैसे यूज़ करना है। जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है उसमें लॉग कैसे आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, ये सब चीज़ आप इसके अंदर समझेंगे। उसके बाद आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। इस क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर अलग-अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्लॉक है इसके अंदर, कैलेंडर है, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड स्पीड है, और साथ में सिटिंग अरेंजमेंट और है। ठीक है, टाइम टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, 2 अलग-अलग टॉपिक हैं। और उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट इसमें और है, वो शायद यहाँ लिखने में रह गया। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके क्वांट्स के टॉपिक है। जो भी आप आगे कंपटीशन एग्जाम दोगे उन सभी के अंदर इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, क्लॉक के क्वेश्चंस, कैलेंडर के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड डिस्टेंस के, और उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस उसमें आते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप जाओगे। नेक्स्ट यूनिट है अलजेब्रा, जो सबसे महंगी यूनिट है। ठीक है, अब यूनिट महंगी है, लेकिन अगर आप इसमें स्कोर की बात करें तो बड़े प्यार से आप ये स्कोर कर सकते हो। सेट्स एंड रिलेशन, सेट्स एंड रिलेशन इजी टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। सेम सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर हम बात करेंगे, इसमें आप एपी, जीपी, एपी आपने 10th में पढ़ी हुई है, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके अलावा आप जीपी पढ़ोगे, अर्थमेटिक मीन पढ़ोगे, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ोगे। तो ये कुल मिलाकर टॉपिक बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है आपके पास। उसके बाद आता है मैथमेटिकल लॉजिक। इसके अंदर जो क्वेश्चंस है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस हो गए, सिलोजिज्म हो गया, ये सब टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक है, इजी पीजी टॉपिक है, ये लगा लो, ये 18 मार्क्स के बड़े आराम से आप ले सकते हो। ठीक है, जो मेहनत आपको करनी है कैलकुलस को समझने में करनी है, क्वेश्चंस आप कर लोगे, लेकिन कैलकुलस का बेसिक भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि 12th में ये जाके काम आएगा। और 12th का अगर बच्चा अगर ज़्यादातर जो फंसता है,
जो ढंग से 11th क्लास में कैलकुलस नहीं करता, 12th क्लास में जाके उसको कैलकुलस करने में थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है। तो आपके पास जो टॉपिक है, फंक्शंस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी और स्पेशली डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। ये सारा का सारा आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। जितना आप इसको अच्छा अभी कर लोगे, इतना आप 12th में जाके कंफर्टेबल फील करोगे कैलकुलस को करने में। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें से जो प्रोबेबिलिटी के टॉपिक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस, इवेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, और उसके अलावा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। ठीक है, ये सारा पार्ट प्रोबेबिलिटी का है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक की भी बात करूँ, स्पेशली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे आप यूज़ करते हो, कहाँ पर यूज़ करते हो, क्यों यूज़ करते हो, परमुटेशन कहाँ यूज़ होता है। और इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको क्लास 12th में भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप करोगे तो 12th में भी आपको बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा। डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स, इस स्टेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है क्लास 11th और 12th में। 11th में आप पढ़ोगे डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स, 12th में आप पढ़ोगे इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। ठीक है, दोनों की जगह अलग-अलग है। ये चीज़ें आपकी 12th में तो नहीं आएँगी, लेकिन जब आप आगे सीए के एग्ज़ाम करोगे या फिर आप कोई और कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स आपको पढ़ना ही है। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन इसके अंदर आप पढ़ोगे, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस पढ़ोगे, परसेंटाइल रैंक, क्वार्टाइल रैंक, कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे। तो मोस्टली ये जो टॉपिक है, ये फार्मूला बेस्ड और कैलकुलेशन बेस्ड है। फार्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी तेज़ होनी चाहिए, तो आराम से आप इसका स्कोर कर सकते हो। तो इसके अंदर कंसेप्चुअल ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि आपको उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। सेम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, 15 मार्क्स की यूनिट है। इसमें मैं कहूँगा ये यूटिलिटी बिल और टैक्सेशन, ये दोनों तो बिल्कुल ईज़ी से ही टॉपिक है। एक ही टाइप के लगभग-लगभग क्वेश्चन्स आते हैं यूटिलिटी बिल्स के अंदर। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल ये पढ़ोगे। ठीक है, बहुत ईज़ी टॉपिक है। सेम टैक्सेशन की बात है, ये भी ईज़ी टॉपिक है। जो भी आपको मेहनत करनी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी में करनी है। और ये टॉपिक 12th के लिए भी बेनिफिशियल है, तो मेहनत वैसे भी बनती है और वैसे भी बनती है। ठीक है, कुल मिलाकर जो 15 मार्क्स हैं, ये भी आप बड़े आराम से ग्रैब कर सकते हो। इसमें भी कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा फास्ट रखनी पड़ेगी। लास्ट टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें 5 मार्क्स के यूनिट, एक्चुअली 7 है ये, तो 7 यूनिट रह गई हैं। तो 5 मार्क्स का टॉपिक है। पैराबोला आसान है, सर्कल भी आसान है, ज़्यादा इसके अंदर एक्सरसाइज़ेज़ नहीं है, ज़्यादा कंटेंट नहीं है, कंटेंट जो भी है वो इसके अंदर है। तो 5 मार्क्स के हिसाब से वैसे ये डिज़र्व नहीं करता, इसको ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो भी है सिलेबस है। और आपके क्लास 11th में डिपेंड ये भी करता है कि आपके स्कूल में किस तरीके से कराया जाता है, सिलेबस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कई बार क्लास 11th में टीचर्स अपने हिसाब से कुछ चीज़ों में चेंजेस कर देते हैं, सीबीएसई को पूरा फॉलो नहीं करते। जो उन्हें लगता है कि ये टॉपिक ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, तो उसको वेटेज ज़्यादा दे देते हैं। जिनका लगता है कि भाई ज़्यादा यूज़ नहीं है या ज़्यादा इसके अंदर कंटेंट ही नहीं है, उसकी वेटेज वो कम कर देते हैं। तो अपने स्कूल टीचर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लेना कि कौन से टॉपिक में कोई चेंज तो नहीं है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, या उसके अलावा कोई और चेंज तो इसके अंदर नहीं है। तो ये कुल मिलाकर आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपको करना है। अब जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो, तो कुछ एक मिसकंसेप्शन है अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेकर। जब आपने क्लास 10th से 11th में जब आप आए होंगे, तो हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो कि ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, आसान है, मुश्किल है, क्या है? ठीक है, वो अब आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स तो ले ली है, लेकिन लेने के बाद भी बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स को एज ए आप सेकेंडरी सब्जेक्ट लेते हो, ये सबसे बड़ी गलती करते हो। यार 10th में बेसिक मैथमेटिक्स था, तो हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स मिलेगा तो आसान सा ही मैथमेटिक्स होगा, कर लेंगे उसको, बाद में धीरे-धीरे कर लेंगे, एंड में देख लेंगे। अभी हम अपने अकाउंट्स, इको, बिज़नेस स्टडीज़ इन पर ध्यान देते हैं, और इसको आप एक सेकेंडरी पोज़ीशन पर डाल देते हो। जब आप सेकेंडरी पोज़ीशन पे डाल देते हो, तो वो सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स एज़ कंपेयर टू कोर मैथमेटिक्स ईज़ी है। ईज़ी तो है, लेकिन इतना भी ईज़ी नहीं है कि आप उसे बिल्कुल हलवा समझ डालो। ठीक है? ईज़ी है चीज़ें, आपको इसके अंदर 3D नहीं करनी है, वेक्टर्स नहीं करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी है, सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन आपको इसमें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स करनी है, आपको क्वांटिटेटिव मैथ्स करनी है, जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन की काफ़ी नीड होती है, डिमांड होती है।
आप उसमें पूरा फ़ोकस्ड होके जब आप करते हैं, तब जाके आपके मार्क्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हलवा समझकर इसको बैठ जाओ कि अप्लाइड मैथमेटिक्स को यार कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा-सा बाद में करना स्टार्ट करेंगे तो कर लेंगे। अगर आपने सब्जेक्ट लिया है, पूरा सीरियसनेस के साथ पढ़ो, मेन सब्जेक्ट की तरह पढ़ो, तभी आपका 11th भी अच्छा जाएगा और 11th अच्छा जाएगा, तो आपका 12th भी डेफ़िनिटली अच्छा जाएगा ही जाएगा। नहीं तो 12th में आपकी परसेंटेज खराब कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 11 से ही अभी से ही अपनी प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन आप हमारे जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं, उनके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, वन शॉट सीरीज़ आने वाली है नेक्स्ट वीक से, उसके थ्रू आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी की सारी स्टडी। अगर आप बैच जॉइन करना चाहते हो, तो आप वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, हमारा बैच है विश्वास 6.0 नाम से, उस बैच को आप जॉइन कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको बस हमारी वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाओगे तो गौर क्लासेस के नाम से मिलेगी, अगर आप उसमें आईओएस यूज़ करते हो तो आपको एपेक्स नाम की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें ओआरजी कोड आपको डालना पड़ेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल इनकी मिल जाएगी। ठीक है, गौर क्लासेस पर आप गए, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको कोर्सेज़ के अंदर जाना है। तो कोर्सेज़ में आप जाओगे तो आपको विश्वास 6.0 नाम से कोर्स दिखाई देगा। ये विश्वास 6.0 कोर्स दिखाई देगा। ठीक है, 3999 इसकी कॉस्ट है। तो इसके अंदर आपको सब कुछ हम कराएँगे, आपके जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। इसके अंदर आपको सब कुछ कराया जाएगा। तो यहाँ बाय नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, अपनी डिटेल वगैरह डाल के आप इसको परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी करना चाहते हो तो यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू अपनी तैयारी आप कर सकते हो। लेकिन तैयारी करते समय क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने हर एक टेस्ट के लिए एक कोई अपना गोल ज़रूर सेट कीजिए कि मेरा ये 20 नंबर का टेस्ट है, तो मेरे को इस 20 नंबर में से कितने लेकर आने हैं। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आपको 20 में से हर बार 20 के ही अप्रोच करना है। अगर आपको लगता है कि यार मेरी तैयारी 20 की नहीं हुई है, 18 तक की मेरी तैयारी हुई है, 15 की मेरी तैयारी हुई है, तो आप उतना ही गोल रखो और कोशिश ये करनी है कि आपको उस गोल को अचीव करना। गोल आपका अचीवेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आप कहोगे यार नंबर तो सर पूरे के पूरे चाहिए 20, लेकिन तैयारी नहीं करूँगा, तैयारी करूँगा मैं 10 की। लेकिन गोल मेरा 20 का है, लेकिन तैयारी करूँगा मैं 10 की, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। अगर गोल 20 का है तो 20 की तैयारी करो, गोल 15 का है तो 15 के हिसाब से तैयारी करो, गोल 10 का ही है तो भैया 10 के हिसाब से तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना जो गोल आपने सेट करा है, उसको अचीव कर लेते हो दैट मीन्स आप कर सकते हो। वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कर सकते हो। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो वो 10 से 15 भी होगा, 15 से वो 20 भी होगा। रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे अभी मैंने बताया कि अप्लाइड मैथमेटिक्स ये मत समझना कि बिल्कुल ईज़ी टॉपिक है या बिल्कुल ईज़ी सब्जेक्ट है, ठीक है? हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी, ठीक है? कुछ थोड़ा कम डिमांड करेंगी मेहनत का, कुछ थोड़ा ज़्यादा डिमांड करेंगी। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर रखनी है और प्रैक्टिस करनी है, आपको पढ़ना नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो। भैया हमारा काम चल रहा है पढ़ाने से, लेकिन पढ़ाते समय भी हम पेन का यूज़ कर रहे हैं। आप पढ़ते समय भी पेन का यूज़ करो, आप पेपर का यूज़ करो। ये नहीं कि भाई आपने स्क्रीन उठाई, स्क्रीन पे आपने देखना शुरू कर दिया, यार वन शॉट देख लिया आप तो बस पूरा किला फतेह कर देंगे, झंडे गाड़ देंगे, कुछ नहीं होगा उससे। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन्स की, ठीक है, आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि भई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जब बात बेसिक्स की आती है, बेसिक्स आपके काम आते हैं हर एक जगह। बेसिक्स आपके काम आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, वहां पर आप फंसते नहीं हो। बेसिक्स काम आते हैं जब क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है, आप परेशान हो जाते हो, यार क्वेश्चन में ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, लेकिन एक्चुअली में आपने वो पढ़ा तो होता है, लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा होता क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होता। तो हर एक कंसेप्ट का बेसिक समझने की कोशिश करो कि क्या उसके अंदर फॉलो हो रही है चीज़ें, क्या मेथड यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है, वो पता करने की कोशिश करो। अपने खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है? आपने कमेंट कर दिया उसके अंदर सर पीडीएफ दे दो, फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मिल जाएगी भैया, फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, ठीक है? लेकिन उस पीडीएफ में नोट्स मैंने तो बना रखे हैं,
लेकिन आपको अपने खुद के नोट्स बनाने की आदत डालनी चाहिए, खुद के नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि जब आप खुद का लिखा हुआ याद दोबारा रिवाइज़ करते हो तो जल्दी याद रहता है, ठीक है? और ज़्यादा समय तक याद रहता है। इसलिए हमेशा अपने नोट्स ज़रूर बनाओ, खुद लिखो, जितना खुद मेहनत करोगे ना, वो कहावत है ना कि खुद मरोगे तभी स्वर्ग मिलता है। किसी दूसरे के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। मेरे पीडीएफ बनाने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने से आपको नंबर मिलेंगे। हाँ, आप उस नोट्स की हेल्प ले सकते हो। उसमें से की पॉइंट निकालो, फ़ॉर्मूलाज़ लिखो, याद करो फ़ॉर्मूला, लिखो, याद करो, लिखो, याद करो, लिखो, लेकिन लिखो। एग्ज़ाम्पल्स, बुक्स के एग्ज़ाम्पल्स करो। खाली एक्सरसाइज़ नहीं, बुक्स के एग्ज़ाम्पल भी करो, इसमें से भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन स्टार्टिंग में सिमिलर से लगते हैं, एक जैसे से लगते हैं देखने में, लेकिन लास्ट में आके उसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता है। जो आपने प्रैक्टिस के अंदर करा होगा, वो ना पूछकर कुछ और पूछ लिया जाता है और हम स्टार्टिंग की देखते आ रहे हैं, यार ये क्वेश्चन तो ये तो कोई पढ़ा-पढ़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, ये तो करा-करा सा क्वेश्चन लगता है। बस याद आ गया क्वेश्चन, फटाफट कर दिया। लेकिन जो एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा गया था वो आपने देखा ही नहीं। तो क्वेश्चन अगर आपने देखा नहीं है तो मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा पूरे मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन शुरू से एंड तक अच्छे से पढ़ो कि क्या आपसे पूछा गया है। अपने वीक एरियाज़ पर काम करो। वीक एरिया को आइडेंटिफाई करो और उन पर काम करो। वीक एरिया कुछ भी हो सकता है, किसी का कंसेप्ट हो सकता है, कि कंसेप्ट आपने ढंग से समझा नहीं है। किसी का वीक एरिया डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन समझने में हो सकता है कि वो सही से डिस्क्रिप्शन को समझते नहीं है। किसी का वीक एरिया हो सकता है कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। तो जो भी आपका वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करो और उस पर मेहनत करो। खाली सोचने से बात नहीं बनेगी। ठीक है? खाली सोचने से बात नहीं बनेगी। मैं सोचता रहूँ कि यार वीडियो बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं वीडियो बनाऊँगा ही नहीं। जब बनाऊँगा ही नहीं, तो आप तक पहुँचेगी कैसे? आप तक पहुँचेगी नहीं, तो आप देखोगे कैसे? जब आप देखोगे ही नहीं, तो फिर आप हमारे चैनल पर आओगे कैसे? तो सब कुछ एक-दूसरे से लिंक है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है? हेल्प योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट टू सॉल्व देयर डाउट्स। बहुत से स्टूडेंट जो है ना इस चीज़ से जी चुराते हैं कि किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ इस फ़ियर में कि यार इसने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, मेरे को पता नहीं आएगा या नहीं आएगा इसके सामने, तो मैं छोड़ो बताता ही नहीं। चाहे आपको क्वेश्चन आए या ना आए, अगर आपको लगता है किसी ने आपसे डाउट पूछा, आपको लगता है कि हाँ, आप उस डाउट को सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आएगा ही नहीं, आंसर सही नहीं निकलेगा और हो सकता है कि आपने आंसर सही निकाल दिया। आंसर सही निकाल दिया, आपके बल्ले-बल्ले, ठीक है? आपकी जय-जयकार कि भाई ने भाई हेल्प कर दी मेरी। आपने आंसर सही नहीं निकाला, तो भी आपकी ही उसमें जीत है। आपको पता चल गया यार ये क्वेश्चन मेरा वीक पॉइंट है, इस क्वेश्चन में ये जगह मेरा वीक है, मेरे को इस पर मेहनत करनी है। आप घर जाके उस चीज़ को दोबारा समझो, देखो, मेहनत करो। हर जो भी डाउट्स आपसे आपके सामने आते हैं, आपके फ्रेंड्स के हों, आपके क्लासमेट्स के हों, कोशिश करो कि आप उन्हें बताओ। उनका डाउट दूर होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है? डबल काम हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अप्लाइड मैथमेटिक्स में, इन सब चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ है, कैलकुलेटर का यूज़ मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि भैया आपके सिलेबस में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, आपके सिलेबस में क्वांटिटेटिव मैथ्स है, जहाँ पर आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और कैलकुलेशन के लिए सीबीएसई कैलकुलेटर अलाउड नहीं करेगा और नहीं करेगा तो आप अगर प्रैक्टिस के अंदर कैलकुलेटर अलाउड करोगे तो एग्जाम में जाके फंस जाओगे, आपको कैलकुलेशन होगी ही नहीं। 3 डिजिट के 4 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन आ गए या डिवीजन आ गए, आपके हाथ पांव तो ऐसे ही फूल जाएंगे। सर मैं तो गया, मैंने तो ये क्वेश्चन सर छोड़ दिया, इतनी लंबी कैलकुलेशन थी, सर कौन करता, टाइम वेस्ट हो जाता। और उसी चीज को अगर आप प्रैक्टिस में रखोगे तो डेफिनेटली आप उसको एग्जाम में भी कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे, तो डेफ़िनेटली आप कर पाओगे और आपको लगता है कि हाँ, आप कर पाओगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में हैशटैग मैं करूँगा या मैं करूँगी, ज़रूर आप लिखो। एक अपना डिटर्मिनेशन आप शो करो, एक डिटर्मिनेशन अपने मन के अंदर भी रखो कि मेरे को करना है और ये डिटर्मिनेशन क्लास 11th के स्टूडेंट्स में कम आ पाती है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से एक का भी कमेंट ना आए, एक का भी कमेंट ना आए कि मैं करूँगा या मैं करूँगी। ठीक है? लेकिन अगर आप वास्तव में ही अपने खाली क्लास 11th को ये मत समझो कि क्लास 11th है, ये क्लास 12th की एक सीढ़ी है। अगर आप यहाँ पर खड़े हो और आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है? आपको स्टेप्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स फ़ॉलो करोगे तो आप यहाँ पर पहुँचोगे।
तो 11th क्लास, क्लास 12th का एक स्टेप है। अगर आप सोचो कि नहीं मैंने यहाँ पर स्टेप को चढ़े बिना डायरेक्ट यहाँ पर रस्सी डालूंगा और पहुंच जाऊंगा क्लास 12th पे, हो सकता है पहुंच जाओ, हो सकता है फिसल के नीचे गिर जाओ। लेकिन अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप वहां पर पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, ये खुद आप कर सकते हो। आपके दुश्मन भी आप खुद हो, आपके दोस्त भी आप खुद हो। अगर आप समझते हो कि हाँ मैं करूंगा, मैं करूंगी, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बस अपने मन के अंदर एक विश्वास होना चाहिए। आपने अभी तक कुछ तैयारी करी है या नहीं करी, कुछ पढ़ाई करी है नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आज से अभी से आपके मन में आता है कि हाँ मेरे को ये करना है, तो डेफिनेटली आप करोगे। तो अपने अपने अंदर के इंसान को पहचानो, ठीक है? अपने अंदर का जो एक जज़्बा है ना, उसको निकालने की कोशिश करो कि हाँ, आपको करना है। ये नहीं कि देखो टाइम पास करने के बहाने 100 मिल जाएँ, ठीक है? आपको पढ़ना अगर नहीं है, तो 100 बहाने हैं। कभी तबीयत खराब है, कभी ये है, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी मोबाइल में गेम खेलना है, कभी कोई मूवी देखनी है, कभी कुछ सोशल मीडिया पे कोई रील बनानी है, बहुत सारे आपको बहाने मिल जाएँगे। लेकिन वो स आपको पता होता है एक्चुअली में कि आप बहाना बना रहे हो या एक्चुअल है। ठीक है? सामने वाला एक हद तक आपको जज कर सकता है। आपके पेरेंट्स भी आपको एक हद तक बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपको ही करना है, ठीक है? मम्मी-पापा को तो चाहिए बेटा नंबर, नंबर नहीं आएँगे तो धुनाई-वुनाई भी होनी है, ठीक है? आजकल वैसे पहले के मुकाबले कम हो गई, हमारे टाइम में ज़्यादा होती थी, आपके टाइम में अब थोड़ा-सा कम हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी होती है। धुनाई नहीं होती, कम से कम डाँट तो पड़ती है, और वो डाँट आपके भले के लिए होती है। सिर्फ़ इस चिंता में होती है कि अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हो, तो कल को ऐसा ना हो कि आप बाद में रिग्रेट करो। फ्यूचर तो आपका ही है। उसको रिग्रेट करके भी आप जी सकते हो और बिना रिग्रेट करे भी जी सकते हो। अपने पूरे पोटेंशियल का यूज़ करो, अपनी पूरी क्षमता का यूज़ करो, ठीक है? हमारी तरफ से जितना भी सपोर्ट हो सकेगा आप लोगों के लिए उतना हम सपोर्ट करेंगे। वन शॉट सीरीज़ बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। उसके अलावा आपके एग्ज़ाम टाइम पर और भी बहुत कुछ मटेरियल हम लेके आने वाले हैं। बस आपको इतना ही सपोर्ट करना है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल।